हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स एजुकेशन 9 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के दिनांक 10 दिसंबर 2025 से 18 दिसंबर 2025 तक का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे चैनल की जो वीडियोस होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो बनते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और आपको करंट अफेयर्स की वीडियो चाहिए तो फिर आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ और आप चाहे तो शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं और लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। आपको जिसमें आपको अच्छा लगता है आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहले पहुंचती है। अगर आपके दोस्त भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और मेरे वीडियो से मदद हो सकती है तो प्लीज अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मुझे और किस टॉपिक वीडियो बनाना चाहिए, किस तरह के वीडियोस बनाना चाहिए, या फिर वीडियो आपको अच्छा लगते कि नहीं लगते, या फिर आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं आप ये भी कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। और इसी प्रकार वीडियो चाहते हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला है भारत ने स्वदेशी 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रोप्रोसेसर ध्रुव 66 का अनावरण किया। मतलब जो भारत है वो स्वदेशी 64 बिट जो ड्यूल कोर है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है मतलब जो ड्यूल कोर है, ठीक है, 64 बिट का, ठीक है, वो मतलब ध्रुव 64 उसका अनावरण किया, ठीक है, ध्रुव 64 का अनावरण किया। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं दोस्तों। पॉइंट दिया हुआ, भारत सरकार ने देश का पहला स्वदेशी निर्मित 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 लॉन्च किया, ठीक है। मतलब जो भारत है वो भारत देश है वो अपना पहला स्वदेशी निर्मित 64 बिट ड्यूल कोर जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ध्रुव 64 उसको लॉन्च किया, ठीक है, ध्रुव 64 के नाम से, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ड्यूल कोर, ठीक है, 64 बिट का, ठीक है। अगला पॉइंट है, इसका निर्माण 1.2 गीगाहर्ट्ज की गति के साथ किया गया है। मतलब जो इसका जो निर्माण है वो 1.0 गीगाहर्ट्ज की गति के साथ काम करता है। इसके हिसाब से इसका निर्माण किया गया है जो आत्मनिर्भर माइक्रोप्रोसेसर पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, यानी कि जो माइक्रो प्रोसेसर है पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, यह कर आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। मतलब जो ध्रुव 64 नाम का जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आत्मनिर्भर भारत और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वदेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। जो ध्रुव 64 का निर्माण किया गया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जिसको हम MSMEs और स्टार्टअप्स को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब यह किसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, ठीक है, और स्टार्टअप्स को, ठीक है, स्वदेशी तकनीक का उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, यह माइक्रो प्रोसेसर रक्षा, एरोस्पेस और रणनीतिक कंप्यूटिंग अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतलब कि किसके लिए अनुप्रयोगी माना जा रहा है? जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किसके लिए अनुप्रयोग की बताया जा रहा है? रक्षा, एरोस्पेस
और रणनीतिक कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, फिर अगला इसका आखिरी पॉइंट है, यह परियोजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिट्टी के तहत पूरी की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको हम बोलते हैं मिट्टी के तहत पूरी की गई है। ठीक है, जो 64 है उसको। ठीक है, मतलब जो परियोजना है उसको, इस योजना को। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। ठीक है, ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, संसद परमाणु ऊर्जा बिल निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु पेश किया गया। मतलब संसद परमाणु ऊर्जा बिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु पेश किया गया। इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं दोस्तों। पॉइंट तो कहता है, केंद्र सरकार ने संसद में सतत दोहन और भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा की उन्नति शांति विधेयक 2025 पेश किया। मैं आपको सुनाने से पहले आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं जो आपको हेडिंग और पॉइंट जरा जो समझा रहा हूँ वो कई प्रकार के रिसर्च के बाद आपके सामने ये प्रस्तुत करता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें रिसर्च करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसको पता करने में और एक एक चीज को निकलवाने में, और साथ में इसको पॉइंट क्योंकि मैं जो पता करता हूँ रिसर्च करता हूँ वो पूरा पेज लिखा हो, तो दोस्तों इसको मैं शॉर्ट बनाकर लिखता हूँ, पॉइंट बनाकर लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर मेरे मेहनत से आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आपकी थोड़ी सी मदद होती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए, हम थे केंद्र सरकार ने संसद में सतत दोहन और भारत को बदलने के लिए। ठीक है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो संसद में सतत दोहन और भारत को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा की उन्नति, जिसको बोलते हैं शांति, ठीक है, विधेयक 2025 पेश किया। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम करना है, जो 60 से अधिक वर्षों के राज्य एकाधिकार को समाप्त करेगा। ठीक है, मतलब जो इस विधेयक का उद्देश्य क्या, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी, ठीक है, उस भागीदारी को, ठीक है, सक्षम करना है जो 60 से अधिक वर्षों के राज्य एकाधिकार को समाप्त करेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पर देखते हैं, यह भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों में सुधार लाने के लिए तैयार किया गया है। मतलब जो यह तैयार किया गया किसके लिए, मतलब भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों में सुधार लाने के लिए। ठीक है, इसको तैयार किया गया है। फिर अगला पॉइंट है, यह सुधार भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की वाणिज्यिक क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगा। मतलब जो है सुधार किया जा रहा है वो किसको, भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की वाणिज्यिक क्षमता का लाभ उठाने में। ठीक है, इसमें मदद कर सकता है जो है सुधार किया गया है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसका लक्ष्य देश की परमाणु क्षमता को बढ़ाकर, ठीक है, मतलब इसका जो लक्ष्य है वो देश की परमाणु क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाना, 100 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। मतलब जो इसका जो लक्ष्य है वो देश की परमाणु क्षमता को बढ़ाकर 100 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट है, विधेयक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयले तथा आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में सहायक होगा। मतलब जो विधेयक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और कोयला तथा आयातित ईंधन पर, ठीक है, निर्भरता कम करने में सहायक होगा। विधेयक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, ठीक है, और कोयला तथा आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने में इसमें सहायक करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है
नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन पर कार्यशाला का उद्घाटन। जो नई दिल्ली है वहाँ राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, पॉइंट और समझते हैं। पॉइंट में दिया हुआ है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 17 दिसंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यशाला का उद्घाटन किया। मतलब जो डॉक्टर राजेंद्र सिंह है उन्होंने 17 दिसंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यशाला का उद्घाटन किया। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, कब? 17 दिसंबर 2025 को। कहाँ? यशोभूमि नई दिल्ली में। ठीक है, किसका? राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन को आगे बढ़ाना है। मतलब जो इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भारत के भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये तो उद्देश्य है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह मिशन देश के विकास के लिए अत्याधुनिक भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मतलब जो मिशन है वो देश के विकास के लिए अत्याधुनिक भू-स्थानिक डेटा, ठीक है, अत्याधुनिक भू-स्थानिक डेटा और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है, कार्यशाला में सरकारी विभागों, उद्योग जगत के नेताओं और शिक्षाविदों ने भाग लिया। मतलब जो कार्यशाला है वहाँ कौन कौन? सरकारी विभागों, उद्योग जगत के नेताओं, ठीक है, सरकारी विभागों और शिक्षाविदों ने भाग लिया इसमें, ठीक, कार्यशाला में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है, यह पहल डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। मतलब जो यह पहल है वो किसके द्वारा? डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों के साथ संरेखित है। फिर इसका आखिरी पॉइंट है, भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बुनियादी ढांचे की योजना। ठीक है, मतलब भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बुनियादी ढांचे की योजना, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होता है। मतलब जो भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बुनियादी ढांचे की जो योजना है, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में, मतलब भू-स्थानिक डेटा का उपयोग बुनियादी ढांचे की योजना, ठीक है, और आपदा प्रबंधन हो गया और शहरी विकास हो गया, वहाँ महत्वपूर्ण क्षेत्र में, मतलब यहाँ इस क्षेत्र में काम आता है। ठीक है, कहाँ? भू-स्थानिक डेटा का उपयोग कहाँ? बुनियादी ढांचे की योजना, ठीक है, बुनियादी ढांचे की योजना, आपदा प्रबंधन और शहरी विकास, इन क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। अगर आपको मेरी वॉइस से अगर आपको समझ में आए तो फिर आप इसको जो मैं पॉइंट में लिखा हूँ आप उससे भी आप समझ सकते हैं। इस वजह से मैं आपको पॉइंट द्वारा समझा रहा हूँ और पॉइंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको अगर मेरी वॉइस से आपको समझ में आए तो फिर आप पॉइंट देखकर समझ सकें। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एम्स दिल्ली ने भारत के पहले स्वदेशी स्ट्रोक स्टेंट परीक्षण का नेतृत्व किया। मतलब जो एम्स दिल्ली ने, ठीक है, एम्स AIIMS, ठीक है, एम्स दिल्ली ने भारत के पहले स्वदेशी स्ट्रोक स्टेंट परीक्षण का नेतृत्व किया। चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, एम्स जिसको बोलते हैं AIIMS दिल्ली ने स्वदेशी न्यूरो इंटरवेंशन देखभाल को बढ़ावा देते हुए भारत के पहले उन्नत ब्रेन स्टेंट के समर्पित नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल का नेतृत्व किया। ठीक है, नैदानिक परीक्षण जिसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, उसका नेतृत्व किया। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस परीक्षण को ग्रास रूट ट्रायल नाम दिया गया। मतलब जो इस परीक्षण है उसको क्या नाम दिया गया? ग्रास रूट ट्रायल। ठीक है, वो नाम दिया गया जिसने ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सुपरनोवा स्टेंट का मूल्यांकन किया। ठीक है,
मतलब इस परीक्षण का क्या नाम दिया गया, ग्रास रूट ट्रायल, ठीक है, वो नाम दिया गया। और ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित सुपरनोवा स्टेंट का मूल्यांकन किया, सुपरनोवा स्टेंट का मूल्यांकन किया किसके द्वारा, ग्रेविटी मेडिकल टेक्नोलॉजी द्वारा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट है, यह भारत का पहला घरेलू बहु केंद्रित स्ट्रोक डिवाइस परीक्षण मल्टी सेंटर स्ट्रोक डिवाइस ट्रायल है। बहु केंद्रित स्ट्रोक डिवाइस परीक्षण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मल्टी सेंटर स्ट्रोक डिवाइस ट्रायल, ठीक है, भारत का पहला घरेलू है, ठीक, घरेलू मल्टी सेंटर स्ट्रोक डिवाइस ट्रायल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में बहु केंद्रित स्ट्रोक डिवाइस परीक्षण, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, ट्रायल के परिणाम एक प्रमुख चिकित्सा पत्रिका BMJ-JNIS में प्रकाशित हुए, कहाँ, BMJ-JNIS, ठीक है, में प्रकाशित हुए, जिसमें स्टेंट की उत्कृष्ट सुरक्षा और परिणाम दर्शाए गए। जो ट्रायल है उसका परिणाम एक प्रमुख चिकित्सा पत्रिका का क्या नाम है, BMJ-JNIS, ठीक है, उसमें प्रकाशित हुए, ठीक है, मतलब जो ट्रायल का परिणाम है वो कहाँ, प्रमुख चिकित्सा पत्रिका का नाम है BMJ-JNIS, ठीक है, उसमें प्रकाशित हुआ, जिसमें स्टेंट की उत्कृष्ट सुरक्षा और परिणाम दर्शाए गए, स्टेंट की उत्कृष्ट सुरक्षा और परिणाम दर्शाए गए, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट दिया हुआ है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO, जिसका फुल फॉर्म है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ठीक है, ने भारतीय डेटा के आधार पर इसे मंजूरी दी है, ठीक है, भारतीय डेटा के आधार पर इसे मंजूरी दी है, इसने CDSCO मतलब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने, ठीक है, किसको, जो यह ट्रायल किया गया है वो, ठीक है, बहु केंद्रित स्ट्रोक डिवाइस परीक्षा, जिसको बोलते हैं मल्टी सेंटर स्ट्रोक डिवाइस ट्रायल, इसको मंजूरी दी, ठीक है, किसके द्वारा, CDSCO के द्वारा, ठीक है। फिर इसका आखिरी पॉइंट है, यह उपलब्धि न्यूरो इंटरवेंशनल उपकरणों के लिए भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगी, मतलब जो उपलब्धि है, जो यह ट्रायल है वो किसके लिए, न्यूरो इंटरवेंशनल उपकरणों के लिए, ठीक है, न्यूरो इंटरवेंशनल उपकरणों के लिए भारत की आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायक होगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला दिया हुआ है, उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक हेतु विकसित भारत शिक्षा विधेयक संसद में पेश, विकसित भारत शिक्षा विधेयक संसद में पेश, उच्च शिक्षा के लिए एकल नियामक हेतु, ठीक है, इसको देखते हैं, पॉइंट जरा समझते हैं। पॉइंट में दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में सुधार के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिनियम, जिसको बोलते हैं VBSA, यानी कि विकसित भारत शिक्षा अभियान, ठीक है, विधेयक 2025 संसद में पेश किया, क्लियर। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में सुधार के लिए विकसित भारत शिक्षा अधिनियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है VBSA, विधेयक 2025 संसद में पेश किया, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको बोलते हैं NEP, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, मतलब जो NEP है वो किसके अनुरूप है, 2020 के अनुरूप है, ठीक है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में बहु नियामकों की चुनौती को संबोधित करना है, यानी कि
2020 के अनुरूप है क्या? मतलब NEP 2020 के अनुरूप है, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 2020 के अनुरूप है और इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्र में बहु नियामकों की चुनौती को संबोधित करना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है VBSA विधेयक मौजूदा वैधानिक निकायों जैसे UGC, AICTE और NCTE को एक एकीकृत नियामक से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। मतलब जो VBSA विधेयक है मौजूदा वैधानिक निकायों कहाँ UGC, AICTE और NCTE को एकीकृत नियामक से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, वर्तमान में बहु नियामकों के कारण क्षेत्राधिकारों में ओवरलैप, असंगत मानक और नौकरशाही देरी जैसी समस्याएं हैं। मतलब जो वर्तमान में जो बहु नियामकों के कारण जो क्षेत्राधिकारों में जो ओवरलैप और असंगत मानक और नौकरशाही जो देरी है जैसी समस्या शामिल है इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट दिया हुआ है, विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा में एकीकृत और पारदर्शी नियामक ढांचा स्थापित करने। मतलब जो इस विधेयक का जो उद्देश्य है वो क्या है? उच्च शिक्षा में ठीक है, उच्च शिक्षा में एकीकृत और पारदर्शी नियामक ढांचा स्थापित करना है जो विधेयक है। विधेयक का क्या नाम है? ये VBSA यानी कि विकसित भारत शिक्षा अभियान, ये विधेयक का नाम है 2025। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य है? उच्च शिक्षा में एकीकृत और पारदर्शी नियामक ढांचा ये चीज स्थापित करना। ठीक है, ओके। इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, यह कदम उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, स्वायत्तता और पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतलब जो यह कदम उठाया गया है वो किसके लिए? उच्च शिक्षा में गुणवत्ता। ठीक है, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हो सकती है, मतलब उच्च शिक्षा में गुणवत्ता हो सकती है, स्वायत्तता हो सकती है और पहुंच को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मतलब पहुंच, ठीक है, पहुंच मतलब ऊपर। ठीक है, हर एक इंसान की जो पहुंच होती है वहां तक के पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली में लंबित मामलों में 74% की कमी। मतलब जो केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत का जो निवारण है प्रणाली है, ठीक है, प्रणाली का क्या नाम है? केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली। ठीक है, उसमें लंबित मामलों में कितना 74% की कमी पाई गई है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें पॉइंट और समझते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट दिया हुआ है, भारत की केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। ठीक है, निवारण भी नहीं करता बल्कि निगरानी भी करता है। ठीक है, क्या? भारत की केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली। ठीक है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में CPGRAMS। ठीक है, 2021 से सार्वजनिक शिकायत के लंबित मामलों में 74% की कमी आई है। मतलब 2021 से सार्वजनिक शिकायत के लंबित मामलों में 74% की कमी आई है। ठीक है, जो भारत की जो केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी जो प्रणाली है जिसको बोलते हैं CPGRAMS। ठीक है, वो कब से? 2021 से सार्वजनिक शिकायत, ठीक है, के लंबित मामलों में, ठीक है, 74% की कमी आई है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया यह उपलब्धि सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। मतलब जो यह उपलब्धि है सरकारी कार्यालयों में नागरिकों की सुरक्षा के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाती है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है CPGRAMS। ठीक है, CPGRAMS। ठीक है,
भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है। क्या है? भारत सरकार का एक ऑनलाइन मंच है। क्या? CPGRAMS, ठीक है, जो नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि एक ऑनलाइन मंच है, ऑनलाइन पोर्टल है। क्या? CPGRAMS, ठीक है, भारत सरकार का, ठीक है, जो नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस प्रणाली के तहत शिकायत को संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजा जाता है और ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है। मतलब जो यह प्रणाली निकाली गई है, जो यह प्रणाली होती है वो किसके तहत? शिकायत, इस प्रणाली के तहत, मतलब इस प्रणाली के तहत क्या क्या होता है? शिकायत को संबंधित मंत्रालय या विभाग को भेजे जाते हैं, यानी कि जो ये इसके जो संबंधित जो विवाद होते हैं या समस्या होती है, उसके निवारण के लिए किसको? संबंधित मंत्रालय, ठीक है, संबंधित मंत्रालय का हो गया या संबंधित विभाग को, ठीक है, या विभाग को भेजा जाता है, ठीक है, और ऑनलाइन ट्रैक किया जाता है, मतलब ऑनलाइन ट्रैक भी किया जाता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, लंबित शिकायतों की संख्या में कमी सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में सुधार का संकेत देती है। मतलब जो लंबी शिकायतों की संख्या में जो कमी हुई है वो किसको? सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता, सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता और जवाबदेही में सुधार का संकेत देती है, ये ऐसा कहा गया है इस पॉइंट में। फिर इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, शिकायत निवारण पर ध्यान केंद्रित करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ी। मतलब जो शिकायत निवारण पर जो ध्यान केंद्रित करने से जो सरकारी कामकाज है उसमें पारदर्शिता बढ़ी है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, सिक्किम के चोला और डोकला, ठीक है, सिक्किम के जो चोला और डोकला दर्रे पर्यटकों के लिए खुले। मतलब जो चोला है और डोकला है वो दर्रे पर्यटकों के लिए खुले, मतलब जो दर्रे हैं, ठीक है, चोला और डोकला, ठीक है, सिक्किम के, वो पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने किस भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम के तहत चोला और डोकला दर्रों को पर्यटकों के लिए खोलने की औपचारिक घोषणा की। मतलब जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं, सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, जो प्रेम सिंह तमांग के सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं वो भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम के तहत, ठीक है, भारत रणभूमि दर्शन कार्यक्रम के तहत चोला और डोकला दर्रों को, ठीक है, चोला और डोकला दर्रों को, ठीक है, पर्यटकों के लिए खोलने की औपचारिक घोषणा की, ठीक है, मतलब इसको खोल दिया गया पर्यटकों के लिए, ठीक है। इसका अगला पॉइंट है, यह पहल रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मतलब जो यह जो पहल है जो खोल दिया गया पर्यटकों के लिए, वो रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय, ठीक है, रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय की संयुक्त प्रमुख योजना है, ठीक है, इनकी संयुक्त प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है। मतलब इनका उद्देश्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना है, ठीक है, किनका? रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय का, ठीक है, संयुक्त प्रमुख योजना इनकी, ठीक है। इसका उद्देश्य यही है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ाना है, ठीक है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट ये है,
चोला और डोकला सिक्किम के रणनीतिक सीमा क्षेत्र हैं, ठीक है, जिसका पर्यटन के लिए खुलना स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगा। मतलब जो चोला है और डोकला है वो सिक्किम के रणनीतिक सीमा क्षेत्र है, ठीक है, सिक्किम के रणनीतिक सीमा क्षेत्र है क्या, चोला और डोकला, ठीक है, जिसका पर्यटन के लिए खुलना स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देगा। जो स्थानीय वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं या उनकी जो जीविका है उनको उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक कारगर साबित होगा। ये एक रणनीतिक सीमा क्षेत्र है, इसी वजह से यह इसी का उद्देश्य है, ठीक है, चोला और डोकला, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेजेस योजना के उद्देश्यों के साथ तालमेल रखता है, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास करना है। मतलब जो यह कार्यक्रम है वो वाइब्रेंट विलेजेस, मतलब वाइब्रेंट के जो गांव है, वाइब्रेंट गांव है, वो इस योजना के उद्देश्यों के साथ, ठीक है, इन योजना वाइब्रेंट विलेजेस योजना के उद्देश्यों के साथ तालमेल रखता है, ठीक है। तो यह कार्यक्रम है मतलब जो अभी खोला गया चोला और टोकला वो, ठीक है, वाइब्रेंट विलेजेस योजना के उद्देश्यों के साथ तालमेल रखता है, जिसका लक्ष्य सीमावर्ती क्षेत्रों का तेजी से विकास करना है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना बढ़ेगी। मतलब इससे क्या होगी, राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना बढ़ेगी, राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना बढ़ेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक उपस्थिति भी सुदृढ़ होगी। मतलब इससे क्या क्या होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना बढ़ेगी, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा चेतना बढ़ेगी और सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक उपस्थिति भी सुदृढ़ होगी, ठीक है, ये कहा गया है इस पॉइंट में। और इसका अगला पॉइंट दिया हुआ, इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, सरकार सुरक्षित और टिकाऊ पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार काम करेगी, ठीक है। मतलब जो सरकार है वो सुरक्षित और टिकाऊ पर्यटन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर, ठीक है, आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास पर लगातार काम करेगी, ठीक है, ये इसका पॉइंट का मतलब है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला दिया हुआ, महाराष्ट्र ने खेल बुनियादी ढांचे और युवा भागीदारी हेतु प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया। तो जो महाराष्ट्र है वो खेल बुनियादी ढांचे और युवा भागीदारी हेतु, ठीक है, खेल बुनियादी ढांचे और युवा भागीदारी हेतु क्या, प्रोजेक्ट महादेवा, ठीक है, प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया, ठीक है। अब इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तरीय खेल विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया है। मतलब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो सरकार है उनके द्वारा राज्य स्तरीय खेल विकास कार्यक्रम प्रोजेक्ट महादेवा शुरू किया। मतलब महाराष्ट्र सरकार के द्वारा राज्य स्तरीय खेल विकास कार्यक्रम, ठीक है, प्रोजेक्ट महादेवा, ठीक, प्रोजेक्ट क्या नाम है, प्रोजेक्ट महादेवा, ठीक है, वो शुरू किया, ठीक है, किसके द्वारा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस पहल का उद्देश्य पूरे राज्य में खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और विभिन्न विषयों में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। मतलब जो इस पहल का उद्देश्य क्या है, पूरे राज्य में खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना, यानी कि पूरे राज्य में खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है और क्या है, विभिन्न विषयों में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है, पूरे राज्य में खेल बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और विभिन्न विषयों में युवा भागीदारी को प्रोत्साहित करना, ये इस पहल का उद्देश्य है प्रोजेक्ट महादेवा के, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर
प्रतिभा की पहचान करने और एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब जो कार्यक्रम है वो जमीनी स्तर पर प्रतिभा की पहचान करने, ठीक है, और एथलीटों को आवश्यक सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये इसका मतलब इस कार्यक्रम का कार्य है, ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य है, ठीक है, इस पॉइंट द्वारा ये कहा गया है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसके तहत मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा और नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। मतलब इसके तहत क्या, मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा, ठीक है, मौजूदा खेल सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा और नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा, नई सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा और जो मौजूदा खेल सुविधाओं का जो उन्नयन है वो किया जाएगा, ठीक है, उन्नयन किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट महादेवा, ठीक है, राज्य के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए तैयार करने में मदद करेगा। मतलब जो प्रोजेक्ट महादेवा है वो किस मदद करेगा, राज्य के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राज्य के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए, ठीक है, मतलब जो राज्य के एथलीट है, ठीक है, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती है उनमें उनके लिए तैयार करने के लिए, ठीक है, इसमें मदद करेगा ये प्रोजेक्ट महादेवा का कहना है, ठीक है। जब इसके प्रोजेक्ट महादेवा की जो उद्देश्य है, ठीक है, वो एथलीटों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उनके लिए तैयार करने में मदद करेगा, ये प्रोजेक्ट महादेवा का उद्देश्य है, ठीक है। इसीलिए प्रोजेक्ट महादेवा का शुरू किया है, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, अधिकारियों के अनुसार यह पहल खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए, अधिकारियों के अनुसार, किनके अनुसार, अधिकारियों के अनुसार यह पहल खेल संस्कृति, ठीक है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, ठीक है, ये अधिकारियों के अनुसार, ठीक है, अधिकारियों का कहना है, ठीक है, तब अधिकारियों के हिसाब से, तब अधिकारियों के अनुसार जब उनका क्या कहना है कि यह जो पहल है, मतलब जो प्रोजेक्ट महादेवा है वो खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ठीक है, खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा और स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए मतलब स्वस्थ जीवन शैली को जीने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली को, ये महत्वपूर्ण है इसका पॉइंट जो है, ठीक है, प्रोजेक्ट महादेवा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंचा। मतलब जो भारतीय रुपया है, ठीक है, जो इंडियन करेंसी है वो जिसको बोलते हैं रुपया, वो अमेरिका के जो यूएसए के जो डॉलर है उसके मुकाबले ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है ऐतिहासिक रूप से, ठीक है। अगला इसका पॉइंट दिया हुआ है, भारतीय रुपया वैश्विक अनिश्चितताओं और लगातार विदेशी फंडों के बहिर्वाह के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया। मतलब जो भारतीय रुपया है वो वैश्विक अनिश्चितता और लगातार विदेशी फंडों के बहिर्वाह के बीच अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है, ये पॉइंट का कहना है, ठीक है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, शुरुआती कारोबार में रुपया 9 पैसे की गिरावट के साथ $90.87 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गए। मतलब जो शुरुआती कारोबार में जो रुपया है 9 पैसे की गिरावट के साथ $90.87 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह गिरावट मुख्य रूप से
वैश्विक बाजारों में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और वो राजनीतिक तनाव के कारण हुई है। मतलब जो यह गिरावट हुई है वो किसके किसके कारण हुई है? इसका मुख्य मुख्य कारण क्या है? वैश्विक जो बाजारों हैं वो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ठीक है, वैश्विक बाजार है वो अमेरिकी डॉलर की मजबूती, ठीक है, और भू राजनीतिक तनाव के कारण यह जो गिरावट हुई है, ठीक है, इंडियन करेंसी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, हालांकि नवंबर में भारत के माल निर्यात में 19% की वृद्धि दर की गई, ठीक है, जिससे व्यापार घाटा 24 बिलियन डॉलर तक सीमित रहा। मतलब जो नवंबर में जो भारत के माल निर्यात में जो 19% की वृद्धि दर की गई, ठीक है, जिससे व्यापार घाटा 24 बिलियन डॉलर तक सीमित रहा, ठीक है, नवंबर में, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह स्थिति भारत के आयात बिल विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, ठीक है, मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है, ठीक है। यह स्थिति जो भारत की आयात बिल विशेष रूप से किसके लिए? कच्चे तेल के आयात को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, जो विशेष रूप से कच्चे तेल के आयात को प्रभावित कर सकती है, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ सकता है। और इसका आखिरी पॉइंट है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं आरबीआई, ठीक है, उनके द्वारा रुपए की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप की उम्मीद है। मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है जिसको बोलते हैं आरबीआई, उनके द्वारा रुपए की अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप की उम्मीद है। मतलब ये हस्तक्षेप कर सकता है आरबीआई, ठीक है, ये इस पॉइंट का जब इस आखिरी पॉइंट का कहना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, राष्ट्रपति पुतिन ने भारत के साथ रेलोस सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। मतलब जो पुतिन है कहाँ के? राष्ट्रपति हैं रूस के, ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं कौन? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, वो भारत के साथ किस समझौते पर? रेलोस सैन्य सहयोग समझौता, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सके दोस्तों, आप देख लेंगे, रेलोस सैन्य सहयोग समझौता, इस पर हस्ताक्षर किए, ठीक है, किसने? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने, ठीक है, भारत के साथ, ठीक है। चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं कौन? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, उन्होंने भारत के साथ परस्पर रसद सहायता विनिमय, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेलोस समझौता, रेलोस, ठीक है, यानी कि परस्पर रसद सहायता विनिमय, ठीक है, समझौते को संघीय जो कानून है उसमें हस्ताक्षर किए, संघीय कानून, ठीक है, में हस्ताक्षर किए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह समझौता दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स समर्थन के पारस्परिक विनिमय को औपचारिक रूप से देता है, ठीक, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। मतलब जो यह समझौता है वो दोनों देशों के बीच लॉजिस्टिक्स समर्थन के पारस्परिक विनिमय को औपचारिक रूप देता है, ठीक है, जिसका उद्देश्य सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। ये दोनों देशों के बीच का समझौता है, ठीक है। चलिए अगला रेलोस समझौता, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, रेलोस समझौता दोनों देशों के सेनाओं को मरम्मत, ठीक है, मरम्मत, ईंधन भरने, ठीक है, ईंधन भरने और अन्य लॉजिस्टिक सहायता के लिए एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देगा। मतलब जो रेलोस समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच, रूस और भारत के बीच, वो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं उनको सेनाओं को मरम्मत के लिए
और ईंधन भरने के लिए और अन्य लॉजिस्टिक सहायता के लिए एक दूसरे के मतलब रसिया इंडिया से और इंडिया रसिया से उनके ठिकानों का उपयोग कर सकता है। ठीक है, ये अनुमति मिलेगा। ठीक है, वहां से ये मरम्मत करवा सकता है, ईंधन भरवा सकता है और लॉजिस्टिक सहायता मांग सकता है। ये अनुमति वो भारत और रसिया एक दूसरे के देश को दे सकता है, उनके जो सेनाएं हैं, ठीक है, जो सैन्य है, ठीक है, उनको। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस संधि की पुष्टि पहले ही दोनों देशों की सांसदों द्वारा की जा चुकी थी। मतलब जो संधि हुई थी उसकी पुष्टि कब किसके द्वारा की जा चुकी थी? पहले से दोनों देशों की सांसदों द्वारा। ठीक है, मतलब रूस और भारत के सांसदों के द्वारा की जा चुकी थी, पहले से ही इसकी पुष्टि की जा चुकी थी। जो यह संधि हुई थी, मतलब जो समझौता हुआ था, ठीक है, जिसको बोलते ट्रीटी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह भारत और रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। मतलब जो कदम उठाया गया है, ठीक है, मतलब जो समझौता हुआ है वो भारत और रूस के बीच, ठीक है, भारत और रूस के बीच रणनीतिक और रक्षा, ठीक है, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, को और अधिक गहरा करने की दिशा में एक प्रमुख कदम है। ये इस समझौता का कहना है, ठीक है। फिर इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ, यह पैक्ट भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में और रूस को प्रशांत क्षेत्र में अपनी परिचालन पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब यह जो समझौता हुआ है वो किसमें किस मदद कर सकता है? भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में, ठीक है, भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में और रूस को प्रशांत क्षेत्र में अपनी परिचालन पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है, दोनों देशों को। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, नई दिल्ली के पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन। मतलब जो नई दिल्ली में जो पारंपरिक चिकित्सा, ठीक है, जो पारंपरिक जो चिकित्सा होते हैं वो नई दिल्ली में, ठीक है, वो दूसरा बार, ठीक है, तो दूसरी बार जो WHO वो वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा पर जो दूसरी बार WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत के मंडपम में आयोजित किया जाएगा। मतलब जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसको बोलते हैं हम लोग WHO, उनका पारंपरिक चिकित्सा पर, ठीक है, दूसरी बार वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ। कब से कब तक? दिनांक 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, ठीक है, 2025 में, ठीक है, और 17 दिसंबर 2025 से 19 दिसंबर 2025 तक, ठीक है, नई दिल्ली के भारत मंडपम में, ठीक है, ठीक है, आयोजित किया गया, ठीक है, आयोजित किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जिसको बोलते हैं GTMC, यानी कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर GTMC द्वारा किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है, जो भारत में है, ठीक है। यानी कि जो WHO का जो दूसरी बार जो सम्मेलन हुआ था ग्लोबल, ठीक, मतलब जो इस शिखर का जो सम्मेलन है वो जो आयोजन है, ठीक है, WHO का, ठीक है, वो किसके द्वारा किया गया था?
ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर द्वारा, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में GTMC द्वारा, इनके द्वारा किया गया था, जिसका जिसका मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में है। जो किस देश में है? भारत देश में है। ठीक है, गुजरात में है इसका मुख्यालय और भारत देश में है। ठीक है, चलिए ये अगला पॉइंट दिया हुआ है, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा, जिसको बोलते हैं TCIH में अनुसंधान, साक्ष्य आधारित नीतियों और विनियमन को बढ़ावा देना है। मतलब जो शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो क्या है? पारंपरिक हो गया, पूरक हो गया और एकीकृत चिकित्सा, जिसको बोलते हैं TCIH। ठीक है, TCIH। ठीक है, उनमें से अनुसंधान, साक्ष्य आधारित नीतियों और विनियमन को बढ़ावा देना है, यह इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। ठीक है, इस पॉइंट द्वारा कहना है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों, वैज्ञानिकों, चिकित्सकों और पारंपरिक चिकित्सा विशेषज्ञों ने भाग लिया। मतलब जो शिखर सम्मेलन हुआ है उसमें कौन कहाँ से भाग लेने वाले थे? कौन कौन भाग लिए? स्वास्थ्य मंत्रियों। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री हो गया, वैज्ञानिक हो गया, चिकित्सकों हो गया और पारंपरिक जो चिकित्सा विशेषज्ञ हो गए, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें। ठीक है, चल फिर अगला पॉइंट दिया हुआ यह आयोजन वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को उजागर करने पर केंद्रित है। मतलब जो आयोजन है वो वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए, ठीक है, पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता को उजागर करने पर केंद्रित है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। मतलब जो पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो कब आयोजित हुआ था? मतलब वो कहाँ आयोजित हुआ था? गांधीनगर में। ठीक है, वो कहाँ है? गुजरात में वो भी। ठीक है, भारत के गुजरात गांधीनगर में इस शिखर सम्मेलन जो पारंपरिक जो शिखर WHO का जो पहला पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन हुआ था वो गांधीनगर गुजरात में आयोजित हुआ था। ठीक है, पहला WHO पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, भारत ने उच्च शुल्क से निपटने हेतु मेक्सिको के साथ अधिमान्य व्यापार समझौते का प्रस्ताव रखा। मतलब जो भारत है वो उच्च शुल्क से निपटने हेतु, मतलब जो भारत है उच्च शुल्क से निपटने के लिए मेक्सिको के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता का प्रस्ताव रखा। इसके साथ मेक्सिको के साथ क्या? अधिमान्य व्यापार समझौता का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, इसको देखते हैं पॉइंट द्वारा। पॉइंट में दिया हुआ है, भारत ने लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते, जिसको बोलते हैं प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में PTA, ठीक है, का प्रस्ताव रखा है। मतलब जो भारत है वो लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको द्वारा लगाए गए उच्च शुल्कों का मुकाबला करने के लिए एक अधिमान्य व्यापार समझौते, जिसको बोलते हैं PTA, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, उसका प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को मेक्सिको में बाजार पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करना है। मतलब जो इस प्रस्तावित समझौते का जो उद्देश्य है वो क्या है? मतलब इस समझौते का उद्देश्य क्या है? भारतीय निर्यातकों को मेक्सिको में बाजार पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, मेक्सिको भारतीय उद्योगों, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल, घटाकों और वस्तुओं पर काफी उच्च आयात शुल्क लगाता रहा है। मतलब जो मेक्सिको है वो
भारतीय उद्योगों विशेष रूप से जो मैक्स जो मैक्सिको है वो भारत उद्योगों है, जो भारत उद्योगों है किस 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 पर ऑटोमोबाइल हो गया, ऑटोमोबाइल घटक हो गया और इस वस्त्रों पर, ठीक है, काफी उच्च आयात शुल्क लगाता रहा है मैक्सिको भारत के उद्योगों, ठीक है, ऑटोमोबाइल घटक हो गया और वस्त्रों पर, ठीक है, आयात शुल्क लगाता रहता है, उच्च आयात शुल्क, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, अधिकारियों का कहना है कि यह समझौता वैश्विक व्यापारिक दबावों का सामना कर रहे भारतीय उद्योगों का समर्थन कर सकता है। मतलब जो यह समझौता यह जो समझौता है वो मतलब अधिकारियों के हिसाब से, अधिकारियों का कहना है कि जो यह समझौता हुआ है वो वैश्विक व्यापारिक दबावों का सामना कर रहे भारतीय उद्योगों का समर्थन कर सकता है, जो यह समझौता हुआ है, समझौता है वो, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ पीटीए के तहत दोनों जो मैक्सिको और जो भारत है वो चुनिंदा उत्पादों पर आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने पर सहमत होते हैं, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है। मतलब जो पीटीए के तहत जो दोनों देश के जो चुनिंदा उत्पाद हैं उन पर आयात शुल्क कम करने और समाप्त करने पर सहमत होते हैं, ठीक है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ता है। क्लियर। और इसका आखिरी पॉइंट है, यह पहल भारत की एक्ट ईस्ट और लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने की नीति का हिस्सा है। मतलब जो यह पहले है, मतलब जो समझौता हुआ है वो भारत की एक्ट ईस्ट, ठीक है, और लैटिन अमेरिका के साथ आर्थिक जुड़ाव बढ़ाने की नीति का हिस्सा है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, राजीव रंजन को मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, ठीक है। मतलब जो राजीव रंजन को मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति किसके द्वारा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा, ठीक है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, एसबीआई का, ठीक है, एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। और कौन है ये, राजीव रंजन, ठीक है। तो जो राजीव रंजन है उनको मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा, तो जो मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति है उनके द्वारा एसबीआई का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया राजीव रंजन को, ठीक है, किनके द्वारा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा। क्लियर। चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी, जिस, ठीक है, ने राजीव रंजन को भारतीय स्टेट बैंक, जिसको बोलते हैं एसबीआई का प्रबंध निदेशक, जिसको बोलते हैं एमडी, नियुक्त करने की मंजूरी दी, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक, जिसको बोलते हैं एमडी, नियुक्त किया, ठीक है, प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की मंजूरी दी, ठीक है, किसने, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने, जिसको बोलते हैं एसीसी, ठीक है, राजीव रंजन को, ठीक है। क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ है, उनकी नियुक्ति 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी है और उनका कार्यकाल सितंबर 2028 तक रहेगा या अगले आदेश तक जारी रहेगा। मतलब जो इनका जो नियुक्ति हुआ है वो उनकी कब से 15 दिसंबर 2025 से है, ठीक है, और उनका कार्यकाल कब तक रहेगा, सितंबर 2028 तक रह सकता है या फिर अगले आदेश तक, यानी कि जब तक कोई आदेश नहीं आएगा तब तक वो इस पद पर रहेंगे, ठीक है। राजीव रंजन जी इस पद पर रहेंगे जब तक अगला आदेश नहीं आएगा तब तक, ठीक है, या फिर सितंबर 2028 तक रहेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस नियुक्ति की सिफारिश वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग, जिसको बोलते हैं डीएफएस, यानी कि वित्तीय सेवा विभाग, डीएफएस द्वारा की गई थी। मतलब जो नियुक्ति है वो, जो ये नियुक्ति की जो सिफारिश है वो किसके द्वारा की गई थी, वित्त मंत्रालय के जो वित्तीय सेवा विभाग है, ठीक है,
वित्त मंत्रालय की जो वित्तीय सेवा विभाग है, डी जिसको बोलते हैं हम लोग DFS, उनके द्वारा की गई थी, जो नियुक्ति की जो सिफारिश की गई थी। ठीक है, ये अगला पॉइंट दिया हुआ है। श्री रंजन ने विनय एम टोंसे का स्थान लिया है। मतलब जो पहले जो थे उनके, वो कौन थे? विनय एम टोंसे, उनका स्थान लिया। ठीक है, रंजन जी। ठीक है, राजीव रंजन। ठीक है, जो पहले इस पद पर कार्यरत थे, मतलब जो पहले MD थे। ठीक है, जो इस पहले राजीव रंजन के पहले कौन MD थे? विनय एम टोंसे। ठीक है, इनके स्थान पर कौन है? राजीव रंजन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। SBI में 4 प्रबंध निदेशक और एक अध्यक्ष होता है, जो बैंक के शीर्ष प्रबंधन का शीर्ष हिस्सा होते हैं। मतलब जो SBI के जो में SBI में कौन क्या 4 प्रबंध निदेशक। ठीक है, 4 प्रबंध निदेशक होते हैं और एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो बैंक के शीर्ष प्रबंधन का हिस्सा होते हैं। ठीक है, शीर्ष प्रबंधन का हिस्सा होते हैं। और इसका अगला आखिरी पॉइंट दिया हुआ है। SBI के प्रबंध निदेशक के रूप में उनकी भूमिका बैंक की रणनीतिक दिशा और परिचालन दक्षता की देखरेख करना होगा। मतलब जो SBI के जो प्रबंध निदेशक है, उनके रूप में उनकी भूमिका क्या होती है? बैंक की रणनीतिक दिशा और परिचालन दक्षता की देखरेख करना होता है। ये SBI के प्रबंध निदेशक है, उनका कार्य है। ठीक है, उनकी एक भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, RBI ने HDFC बैंक समूह को इंडसइंड बैंक में इंडसइंड बैंक में 50% हिस्सेदारी की मंजूरी दी। मतलब जो RBI है, उन्होंने HDFC जो RBI है, वो HDFC बैंक समूह को इंडसइंड बैंक में 50% हिस्सेदारी की मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, पॉइंट थोड़ा समझते हैं। पॉइंट में दिया हुआ भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं RBI। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का शॉर्ट फॉर्म है RBI। ठीक है, उन्होंने HDFC बैंक समूह को इंडसइंड बैंक में कुल 9.50% तक हिस्सेदारी या वोटिंग अधिकार हासिल करने की मंजूरी दे दी है। मतलब जो भारतीय रिजर्व बैंक है, वो HDFC बैंक समूह को इंडसइंड बैंक में कुल 9.50% तक हिस्सेदारी या वोटिंग अधिकार हासिल करने की मंजूरी दी है। ठीक है, मतलब वोट ले सकता है और 9.50% तक हिस्सेदारी ले सकता है। ठीक है, इंडसइंड बैंक। ठीक है, क्लियर। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, मंजूरी RBI के वाणिज्यिक बैंक, जिसको बोलते हैं शेयरों या वोटिंग अधिकारों को अधिग्रहण और धारण। ठीक है, निर्देश 2025 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, यह जो मंजूरी, ठीक है, RBI के वाणिज्यिक बैंक निर्देश 2025 के तहत प्रदान की गई है, जो शेयरों या वोटिंग अधिकारों को अधिग्रहण और धारण के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, HDFC बैंक को या हिस्सेदारी खरीदने के लिए 1 वर्ष की अवधि मिली है। मतलब जो HDFC बैंक को जो हिस्सेदारी मिली है, वो खरीदने के लिए 1 वर्ष की अवधि मिली है। ठीक है, HDFC बैंक को या हिस्सेदारी खरीदने के लिए। ठीक है, 1 वर्ष की अवधि मिली है, जो 14 दिसंबर 2026 तक वैध है। मतलब जो 14 दिसंबर 2026 तक रहेगा। मतलब ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, 1 वर्ष यानी कि 14 दिसंबर 2026 तक टाइम दिया हुआ है HDFC बैंक को। ठीक है, ये हिस्सेदारी खरीदने के लिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस अनुमति के तहत HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी और HDFC लाइफ इंश्योरेंस सहित HDFC बैंक समूह के सभी घटक शामिल है। मतलब इस अनुमति के तहत
मतलब इस अनुमति के तहत जो HDFC बैंक एसेट मैनेजमेंट है कंपनी है, ठीक है, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस सहित जो HDFC बैंक की समूह के सभी घटक है वो शामिल है इस अनुमति के तहत, ठीक है। एक अगला पॉइंट दिया हुआ है, यदि कुल हिस्सेदारी 5% या उससे अधिक हो जाती है, जो HDFC बैंक को RBI के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। यदि कुल हिस्सेदारी 5% या उससे अधिक हो जाती है, जो HDFC बैंक को RBI के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा, ठीक है। फिर अगला इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ, यह कदम भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच क्रॉस होल्डिंग और नियामक अनुपालन को दर्शाता है। यानी कि जो यह कदम है भारतीय बैंक क्षेत्र में प्रमुख वित्तीय संस्थानों के बीच क्रॉस होल्डिंग और नियामक अनुपालन को दर्शाता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। भारत का दीपावली पर्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल। मतलब जो भारत का जो दीपावली पर्व है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल हो चुका है, ठीक है। देखते हैं इसको पॉइंट जरा समझते हैं। भारत के प्रमुख त्योहार जो क्या है दीपावली, ठीक है, को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ ISH ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है, उसमें शामिल किया गया है, ठीक। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह निर्णय यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान लिया गया, जिसकी मेजबानी 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में की गई थी। मतलब जो यह निर्णय है वह यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान लिया गया है, ठीक है, 20वें सत्र के दौरान लिया गया है, ठीक है, जिसकी मेजबानी 8 से 13 दिसंबर तारीख 8 से 13 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में की गई थी, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ, यह पहली बार है जब भारत ने यूनेस्को पैनल के इस सत्र की मेजबानी की। मतलब जो पहली बार है, ठीक है, जब भारत ने यूनेस्को पैनल के इस सत्र की मेजबानी की, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, दीपावली प्रकाश के पर्व के रूप में प्रसिद्ध है, जो बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। मतलब जो दिवाली है वो जो दीपावली है वो किसका प्रतीक है? प्रकाश के पर्व के रूप में, मतलब प्रकाश के पर्व के रूप में प्रसिद्ध है, और बुराई पर अच्छाई, ठीक है, बुराई पर अच्छाई की जीत और अज्ञान पर ज्ञान की जीत, ठीक है, और प्रकाश के पर्व के रूप में, ठीक है, ये प्रसिद्ध है, और बुराई पर अच्छाई और अज्ञान पर ज्ञान की जीत, ये इसका प्रतीक है दीपावली का, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यूनेस्को की सूची में किसी तत्व को शामिल करने से उसके संरक्षण और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है। मतलब जो यूनेस्को की सूची है उनमें किसी तत्व को शामिल करने से, मतलब किसी भी चीज को अगर उसके अंदर शामिल हो गए, यूनेस्को की सूची में शामिल अगर हो गए, तो उसके संरक्षण, उसकी सुरक्षा और वैश्विक जागरूकता, ठीक है, उसकी सुरक्षा और वैश्विक जागरूकता को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। और इसका पॉइंट दिया हुआ है, भारत की ओर से इस सूची में शामिल होने वाला यह नवीनतम सांस्कृतिक विरासत तत्व है, ठीक है। मतलब भारत की ओर से इस सूची में शामिल होने वाला यह नवीनतम सांस्कृतिक विरासत तत्व है, ठीक है, दीपावली, ठीक है। ये अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर लुप्तप्राय लाख टन वाले डॉग बंदर की तस्कर का मामला सामने आया। मतलब बेंगलुरु हवाई अड्डे पर जो लुप्तप्राय लाख टन वाले जो डॉग बंदर है उनकी तस्कर का मामला सामने आया है बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डे पर, ठीक है। इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट कहता है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, जिसको बोलते हैं किया, यानी कि KIA अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी कि
यानी कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि इंटरनेशनल हवाई अड्डे यानी कि एयरपोर्ट, ठीक है। यानी कि केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी कि केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, किया, ठीक है। बेंगलुरु में सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक यात्री को लुप्तप्राय लाल टांग वाले डॉग बंदर, जिसको बोलते हैं रेड सैंक्रेड डॉग मंकी, ठीक है, की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया, ठीक है। एक यात्री है दोस्तों, ठीक है, जो किसकी तस्करी कर रहा था, जो लुप्तप्राय लाल टांग वाले, ठीक है, जो डॉग बंदर होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड सैंक डॉग मंकी, ठीक है, उसकी तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया इसको, इसी यात्री को, ठीक है, बेंगलुरु में। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, लाल टांग वाला डॉग वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइजेथ्रिक्स नेमाइस, ठीक है, एक वर्ल्ड मंकी है, जिसे प्राइमेट्स की रानी भी कहा जाता है। प्राइमेट्स की रानी किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लाल टांग वाला डॉग को प्राइमेट्स की रानी कहा जाता है, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है पाइगेथ्रिक्स नेमियस, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इसका निवास स्थान मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, वियतनाम, ठीक है, दक्षिणी लाओस और कंबोडिया, यानी कि इसका मुख्य मतलब जो निवास है वो कहाँ है, कौन से स्थान है, मुख्य रूप से कहाँ है, दक्षिण पूर्व एशिया, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया, जो किस देश में पड़ता है, वियतनाम। जब इसके अंदर कौन देश आता है, वियतनाम आता है, दक्षिण लाओस आता है और कंबोडिया आता है, के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में है, ठीक है, जब उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में होता है, ठीक है, उनका जो स्थान होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, IUCN की रेड लिस्ट में इसका संरक्षण दर्जा गंभीर रूप से लुप्तप्राय क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ, यह मुख्य रूप से शाकाहारी और वृक्षवासी बंदर हैं, जो विभिन्न प्रकार के चेहरे के भावों का उपयोग करके संवाद करते हैं। मतलब यह मुख्य रूप से शाकाहारी और वृक्षवासी बंदर हैं, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के भावों, जो चेहरे के विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं उनका उपयोग करके संवाद करते हैं, ठीक है, जो बंदर होते हैं, ठीक है। फिर इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, अवैध शिकार, पारंपरिक चिकित्सा उपयोग और अंतरराष्ट्रीय पालतू व्यापार के लिए तस्करी इसके अस्तित्व के लिए मुख्य खतरे हैं। मतलब किसके लिए मुख्य खतरे हैं, अवैध शिकार, पारंपरिक चिकित्सा उपयोग और अंतरराष्ट्रीय पालतू व्यापार के लिए, ठीक है, तस्करी इसके अस्तित्व के लिए मुख्य खतरा है। ये लिए है दोस्तों, लिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, वो क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, बिहार को नवादा में पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए 13,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश मिला। मतलब जब बिहार को नवादा में, कहा नवादा में, पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए, किसके लिए, पंप स्टोरेज परियोजनाओं के लिए कितना, 13,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड निवेश मिला, ठीक है। अब इसको देखते हैं, पॉइंट जरा समझते हैं। फाइंड दिया हुआ, बिहार स्टेट
पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में BSPGCL, ठीक है, ने नवादा जिले में पंप स्टोरेज पावर परियोजना की स्थापना के लिए दो निजी डेवलपर्स के साथ समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। क्लियर। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसको बोलते हैं BSPGCL, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह प्रस्तावित निवेश 13,000 करोड़ रुपए का है, जो राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है। मतलब ये 13,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है वह राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपए का। क्लियर। और ये अब तक का मतलब इस राज्य में अब तक का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा निवेश है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, पंप स्टोरेज परियोजनाएं नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड को स्थिर करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बिजली को संग्रहित और आवश्यकता अनुसार जारी करती है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट दिया हुआ, यह कदम बिहार सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और बिजली की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है, ठीक है। यह कदम बिहार सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और बिजली की मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ी पहल है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस परियोजना से स्थानीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इस परियोजना से स्थानीय क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, ठीक है। और इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, यह निवेश राज्य में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। मतलब जो निवेश है वो राज्य में स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, इस पॉइंट का मतलब है, ठीक है। फिर अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ भारतीय स्क्वैश टीम ने हांगकांग को हराकर स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता। किसने? भारतीय ने। स्क्वैश टीम जो भारतीय जो स्क्वैश टीम है उन्होंने किनको हराकर? हांगकांग को हराकर स्क्वैश विश्व कप 2025 का खिताब जीता, ठीक है। भारतीय स्क्वैश टीम ने, ठीक है, हांगकांग को हराकर। स्क्वैश विश्व कप 2025, ठीक है। चलिए पॉइंट जरा समझते हैं इसमें। भारतीय स्क्वैश टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2025 का फाइनल हांगकांग में 3-0 के स्कोर से हराकर खिताब अपने नाम किया, ठीक है। मतलब भारतीय स्क्वैश टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2025 का फाइनल हांगकांग को 3-0 के स्कोर से हराकर खिताब अपने नाम किया, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह भारत का दूसरा स्क्वैश विश्व कप खिताब है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। तो ये दूसरा बार है भारत के द्वारा जो स्क्वैश विश्व कप का खिताब है, ठीक है, जो टीम के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, फाइनल मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों मुकाबले सीधे सीटों में जीते। मतलब जो फाइनल मैच है उसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया, ठीक है, और तीनों मुकाबले सीधे सीटों में जीते, ठीक है। सीधे तरीके से जीत हासिल कर ली भारत ने, ठीक है। फिर अगला पॉइंट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने टीम को उनकी जीत के लिए बधाई दी। मतलब भारत देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री हैं, ठीक है, अमित शाह जी, उन्होंने टीम को उनकी जीत के लिए बधाई दी। मतलब जो स्क्वैश टीम है, भारतीय स्क्वैश टीम है, उनको बधाई दी, ठीक है, उनकी जीत के लिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ, यह जीत भारतीय स्क्वैश के बढ़ते प्रभुत्व और अंतरराष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को दर्शाती। मतलब यह जीत है भारतीय स्क्वैश के बढ़ते प्रभुत्व और अंतरराष्ट्रीय मंच पर खिलाड़ियों की उत्कृष्टता को
दर्शाती है। और इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है स्क्वैश विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ, जिसको बोलते हैं WSF। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्क्वैश विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ। द्वारा आयोजित एक प्रमुख टीम प्रतियोगिता है। मतलब जो स्क्वैश विश्व कप है वो अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ, जिसको बोलते हैं WSF, उनके द्वारा आयोजित एक प्रमुख टीम प्रतियोगिता है। ठीक है, तो किसके द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित होती है? अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश महासंघ, ठीक है, WSF के द्वारा। ठीक है, स्क्वैश विश्व कप जो प्रतियोगिता होती है। ठीक है, चलिए फिर अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट श्रृंखला का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सुधार है। मतलब जो शारीरिक विकलांगता T20 है वो क्रिकेट श्रृंखला का वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में शुभारंभ हुआ। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है वो देखते हैं। शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट श्रृंखला का शुभारंभ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। ठीक है, मतलब जो शारीरिक विकलांगता है वो T20 क्रिकेट श्रृंखला का शुभारंभ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। अगला पॉइंट ये हुआ, यह 3 दिवसीय टूर्नामेंट है जिसमें शारीरिक विकलांगता वाले खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मतलब जो 3 दिन का टूर्नामेंट है ठीक है, जिसमें शारीरिक विकलांगता वाले खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह श्रृंखला का आयोजन प्रतिस्पर्धी खेल और समावेशन इंक्लूजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। मतलब जो श्रृंखला का आयोजन है वो प्रतिस्पर्धी खेल और समावेशन इंक्लूजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। अगला पॉइंट दिया हुआ है, ये टूर्नामेंट देश भर में विकलांगता क्रिकेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। मतलब जो टूर्नामेंट है वो देश भर में विकलांगता क्रिकेट के बारे में, ठीक है, जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा। फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, वानखेड़े स्टेडियम जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर इस श्रृंखला का आयोजन समावेशी खेलों को मुख्य धारा में लाने के महत्व को दर्शाता है। मतलब जो वानखेड़े स्टेडियम है प्रतिष्ठित स्तर पर इस श्रृंखला का आयोजन समावेशी खेलों को मुख्य धारा में लाने के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, और इसका आखिरी पॉइंट दिया हुआ है, यह पहल विकलांग एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। मतलब जो पहल है, जो प्रतियोगिता है, मतलब जो ये पहल है, ठीक है, वो विकलांग एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। ठीक है, और आज की वीडियो का आखिरी हेडिंग है, यूजीसी और AICTE के स्थान पर शिक्षा हेतु एकल नियामक लाने का प्रस्ताव। मतलब यूजीसी और AICTE के स्थान पर शिक्षा हेतु एकल नियामक लाने का प्रस्ताव। ठीक है, चलिए इसको पॉइंट द्वारा समझते हैं। पॉइंट दिया हुआ है, केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए विकसित भारत शिक्षा अभियान, जिसको बोलते हैं VBSA विधेयक के तहत एक एकीकृत नियामक लाने का प्रस्ताव रखा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया गया, नया निकाय वर्तमान में उच्च शिक्षा को विनियमित करने वाले कई वैधानिक निकायों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की जगह लेगा। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, इस कदम का उद्देश्य भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के नियामक ढांचे में सुधार करना है। मतलब जो यह कदम है वो
उनका उद्देश्य है भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली और नियामक ढांचे में सुधार करना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके अनुरूप है। ठीक है, जो उसका उद्देश्य है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट दिया हुआ है, कई नियामकों के कारण होने वाले अतिव्यापी शासनादेशों, असंगत मानकों और नौकरशाही की जटिलताओं को दूर करना इसका मुख्य लक्ष्य है। मतलब इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कई नियामकों के कारण होने वाले अतिव्यापी शासनादेशों, असंगत मानकों और नौकरशाही की जटिलताओं को दूर करना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ये इसका अगला पॉइंट दिया हुआ है, यह सुधार उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकल एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। यह सुधार है उच्च शिक्षा संस्थानों में जवाबदेही, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एकल एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करेगा। और इसका इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है, यह विधेयक शिक्षा क्षेत्र में सब बड़े संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। मतलब यह विधेयक है शिक्षा क्षेत्र में बड़े संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरे जो चैनल के जो वीडियोस होते हैं वो आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है दोस्तों कि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहले पहुंचती है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिल सके। और कमेंट में किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, किस प्रकार की वीडियो बनाना चाहिए, या फिर किस क्षेत्र में वीडियो बनाना चाहिए, या फिर करंट अफेयर्स किस क्षेत्र में वीडियो बनाना चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो कहाँ से देखते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी प्रकार की वीडियोस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो अगर आपकी थोड़ी सी मदद होती है कंपटीशन की तैयारी करने में मेरे वीडियो से, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।